दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं सीसीटीवी कैमरे की सप्लाई जो है एसएमपीएस सप्लाई, उसकी रिपेयरिंग के बारे में। यह हमारे पास एक सप्लाई है जो कि एसएमपीएस सप्लाई है और ये 30 एम्पियर की है। कैमरों के ऑपरेशन के लिए, जिससे कैमरे चलते हैं, उनके लिए सप्लाई यूज़ होती है और भी कई जगह कई कामों में सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो इस सप्लाई को आज हम रिपेयर करेंगे। ये टोटल डेड सप्लाई है, बंद है, तो इसको रिपेयर करना आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले इसको हम खोलते हैं और फिर इसको रिपेयर करते हुए आपको बताते हैं। सप्लाई में ये जो अलॉय कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर यहाँ ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को खोलने के बाद में हमारी सप्लाई को हम निकालेंगे। तो सप्लाई में देखेंगे इस तरह ये स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रू मिलते हैं और यहाँ पर 2 स्क्रू मिलते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रू को हम खोलेंगे और खोलने के बाद में फिर अंदर की जो सप्लाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। यहाँ इसके बारे में बता दूं कि ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। कनेक्टिंग पॉइंट से हम यहाँ पर एसी इनपुट देते हैं और यहाँ से हम जो हमारे आउटपुट होते हैं वो यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद में आपको अंदर का जो पीसीबी है वो दिखाते हैं। नटों को 4 हेड स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप के 4 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर से आपको खोल लेना है। इसके जो नट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं। नट खोलने के बाद बारी आती है इस ढक्कन को खोलने की। तो आपको यहाँ से जो है वो इसको हल्का सा पुश करना है, ये ढक्कन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फ़ैन है। यहाँ से ये हवा को खींचकर बाहर करता है और सप्लाई को ठंडा करता है। इसके जैक यहाँ पर देखेंगे तो ये कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर में ये इसका फ़ैन के जैक लगे होते हैं। इसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में यहाँ पर ये हमारी सप्लाई अब आपके सामने है। इस सप्लाई में आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और इसको हम एक एक करके चेक करेंगे और चेक करने के बाद में फिर हम इसको रिपेयर भी करेंगे, जो कि पूरी तरह से बंद है, इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है। अब हम इसकी जो मदरबोर्ड है उसको खोलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये मदरबोर्ड जो है इस कैबिनेट में स्क्रू ड्राइवर पे लगी हुई है, स्क्रू पे लगी हुई है। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक ये यहाँ पर आप ये देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ सेंटर में एक स्क्रू लगा होता है जो कि यहाँ पर अभी नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप के जो ये पूरे स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू से इनको खोलेंगे। इसको भी आपको 4 हेड स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से खोल लेना है। किसी भी कंपोनेंट को खोलते में डैमेज ना हो या पेचकस से लग के वो डैमेज ना हो, उसका ख्याल रखना है। अब ये पूरी तरह आपकी सप्लाई जो है, हमने जो इसके नट थे, इसमें जो स्क्रू लगे हुए थे, इसको हमने खोल लिया है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों, ये अभी पूरी तरह से निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। ये जो हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस कंपोनेंट पे जो ये क्लैंप लगे हुए हैं, इन क्लैंप को भी खोलना पड़ता है, जिसके बाद ये सप्लाई आपकी इस कैबिनेट से बाहर आती है। तो जिसके जो आपके नट रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट के लिए है, कंपोनेंट की जो हीट सिंक लगी हुई है। और ये जो है सेंटर वाला जो नट रहता है, इससे ये क्लैंप खुलता है। ये देखिए, ये इस तरह खुल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम यहाँ पर कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, वहाँ पर एक साइड में यहाँ 2 नट रहते हैं, स्क्रू रहते हैं। तो यहाँ पर ये हीट सिंक कसने के लिए होता है। सेंटर वाले को यहाँ पर भी जब हम खोलेंगे तो ये हमारा इसका जो क्लैंप है, माउंटिंग क्लैंप, ये निकल गया। अब इसके बाद सावधानी से हमें इस जो पीसीबी है इसको निकालना है। निकालने के बाद इसको हम वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अंदर लॉक जैसे बने होते हैं, इससे हमें इस टाइप से यहाँ से इस तरह करते हुए पीसीबी को निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये आपके हीट सिंक लगे होंगे। अगर आप गलत दिशा में निकालोगे तो नहीं निकलेंगे, ऐसे निकालोगे तो नहीं निकलेंगे। आपको क्या करना है, अगर ये सामने से है तो राइट साइड से आपको सप्लाई उठाना है और ये आपकी सप्लाई की जो मदरबोर्ड है वो निकल के बाहर आ जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास हमारे
इस SMPS की जो मदरबोर्ड है वो हमने निकाल लिया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो इसमें लगे हुए कंपोनेंट के बारे में मैं पहले बता दूं कि क्या है, कहां से कहानी इसमें आपको देखनी है कि क्या इसमें कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक चीज़ का सिंबल भी बना होता है, जो कि इस कैबिनेट के आपके ढक्कन पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका L यानी कि लाइव वोल्टेज या फेज़ कह लीजिए, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर ग्राउंड के वायर आपको जोड़ने हैं। ये तीनों वायर आपके कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे AC मेंस वायर होते हैं, जिसमें लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड जोड़ना है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ जो कनेक्टर्स हैं यहाँ पर कुछ जगह पे हमें पॉजिटिव मिलना है किसी टर्मिनल पे, और कहाँ हमें माइनस मिलना है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, इससे समझिए कि यहाँ पर ये जो सप्लाई है, तो यहाँ पर आपके दो जो नट यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल है। ये जो है ये ग्राउंड का है, ये खाली पड़ा हुआ है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर देखेंगे कि आपके फिर उसके बाद में जो नट हैं, तो दो नट जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव के हैं और दो जो हैं यहाँ पर वोल्टेज निगेटिव के हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको वोल्टेज मिलते हैं और इस तरह आपको इसमें से आउटपुट लेना है और इनपुट देना है। यहाँ पर अब इसके बाद बारी आती है सर्किट में आगे के इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर हमारा AC फ्यूज़ होता है। AC फ्यूज़ जो होता है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा होता है, ताकि सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने पे इसको ये सेव कर सके। तो ये AC फ्यूज़ है। AC फ्यूज़ के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपेसिटर है, जो कि फ़िल्टर कैपेसिटर है, फ़िल्टर कैपेसिटर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये NTC लगा हुआ है। ये जो NTC लगा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे, ये NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इस टाइप के कंपोनेंट लगे हैं, ये कॉइल है। उसके बाद में ये बारी आती है इसके जो डायोड कह लीजिए या रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है। जो लोग इसकी रिपेयरिंग करते हैं उनको मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में भी बताता जाता हूँ, और जो लोग इनिशियल लेवल पे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये कंपोनेंट की जानकारी है। ये आपके सर्च प्रोटेक्टर या सर्च कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि सेव करते हैं सर्च के टाइम पे। और यहाँ पर ये आपका रेक्टिफायर, जैसा कि मैंने बताया, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये स्विच है जो कि हमारे सिलेक्शन के लिए होता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो वहाँ 110 वोल्टेज से इसको चलाया जाता है, तो 110 सेलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ 220 वोल्ट या 230 वोल्ट से हमारी सप्लाई ऑपरेट होती है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट की। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जहाँ पर हमारे हैवी वोल्टेज DC प्राप्त होती है। फिर आपको ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये कंपोनेंट आपके दोनों है मॉसफेट, जो कि D13009 नंबर के होते हैं। ये मॉसफेट होते हैं जो कि यहाँ पर पूरा आपका वर्क करते हैं ड्राइविंग का। जो आपका ऐसा ट्रांसफार्मर होता है उसके ड्राइव के लिए लगे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा एक चोक कॉइल है, और उसके बाद में आपको यहाँ IC मिलती है। IC जो आपकी इसमें लगी होती है TL494CN है, ठीक है। SM ट्रांसफार्मर, ये SM ट्रांसफार्मर होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं तो ये दो जो लगे हुए हैं आपको देखने में ट्रांजिस्टर जैसे लगेंगे, पर एक्चुअल में ये रेक्टिफायर है। ये आउटपुट रेक्टिफायर है, जहाँ हमें इस ट्रांसफार्मर के बाद AC मिलती है और उसको ये DC में चेंज करते हैं। DC में चेंज करने के बाद में ये जो आपका फ़िल्टर कॉइल है, फ़िल्टर कॉइल से हमें प्योर DC के लिए हमें आउटपुट मिलता है, और जो आउटपुट हमारे आकर यहाँ टर्मिनल पे पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है, पॉजिटिव निगेटिव मिलता है। और ये हमारा जो प्रीसेट लगा हुआ है, इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। मतलब इसको घुमाने से हमारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो वेरी होते हैं। हमें जितने वोल्टेज चाहिए रहते हैं हम इस सप्लाई से यहाँ एडजस्ट करके आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब बारी आती है इसकी रिपेयरिंग की। तो रिपेयरिंग में हम चालू करने वाले हैं टेस्टिंग, और चलिए आइए हम इसको कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करके इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या पार्ट्स ख़राब है। रिपेयरिंग में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको, जैसे कि बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। पहले मैं ये हमारे पास जो फ्लुक का मल्टीमीटर था इससे मैं बताता था। उसके बाद कई मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि मुझे सिंपल जो है मल्टीमीटर से बताना चाहिए। सिंपल मल्टीमीटर जो है, जो कि आम लोगों के पास होता है या कई टेक्नीशियनों के पास होता है, इससे बताना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको किस मल्टीमीटर से ये जो भी टेस्टिंग है वो देखना है। तो अभी मैं फ़िलहाल सबकी डिमांड पर इस मल्टीमीटर से, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है और मैं इसमें काम भी करता हूँ, इससे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मीटर को करेंगे
डायोड मोड में, जो कि बज़र मोड भी है, और हमारा प्रॉब जो है कॉमन पे ब्लैक, और यहाँ पर वोल्ट, ओम और मिली एम्पियर के रेंज पे रेड वाला प्रॉब रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे हमारा बज़र सुनाई देता है, और डायोड चेक करने के लिए भी ये जो रेंज होती है वो इसमें दी हुई है। तो हमारी शुरुआत होती है सर्किट में टेस्टिंग से, सबसे पहले फ्यूज़ से। तो हम फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो देखिए हम फ्यूज़ के दोनों सिरों को जब चेक करते हैं तो फ्यूज़ ये सही है। उसके बाद बारी आती है एनटीसी की। तो देखिए एनटीसी जो है हमारा ये भी सही है। एक्चुअल में ये एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो टेम्परेचर के आधार पे अपने रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करता है। अब इसके बारे में मेरे नेक्स्ट अगले जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में मैं कंपोनेंट की बेसिक जो भी है वो बताने वाला हूँ, आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एनटीसी हुआ। एनटीसी के बाद में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर आपके जो भी है ये आप देखेंगे तो पैरेलल में लगा होता है, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। या जब सप्लाई ऑन होती है तो इसके अंदर जो एक चार्ज लेने के लिए जो करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करता है, और जो आपका सर्ज क्रिएट होता है उससे इस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बारी आती है एसी। हमारे जो न्यूट्रल और लाइव है वो बढ़ते हैं इस फिल्टर की ओर, जो कि हमारी चोक कॉइल है। चोक कॉइल से होते हुए आप ये देखेंगे ये हमारे दो सिरे हैं, इसके अंदर दो हिस्से हैं, दो पार्टीशन हैं। यहाँ पर चोक कॉइल से एक वोल्टेज जो है लाइव वोल्टेज फ्यूज़ से उसके बाद में यहाँ पर रेक्टिफायर के इनपुट में जा रहा है। उसके बाद दूसरा सिरा यहाँ से न्यूट्रल का जो है वो भी देखिए कॉइल के दूसरे सिरे से यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ जो आपका पहुँच गया, कनेक्टिविटी बताना चाहिए, आपस में इन दोनों को नहीं बताना चाहिए। तो ये कनेक्टिविटी आप देखेंगे, कनेक्टिविटी में जो है वो ये कॉइल आपकी कनेक्ट है, और यहाँ पर भी देखें तो ये कॉइल कनेक्ट है, और ये दोनों इनपुट पहुँच गए रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है उसके एसी इनपुट पे, जो कि यहाँ पर है। और इसमें आप देखेंगे तो सिंबल में बीच में लिखा रहता है एसी, और ये आपका यहाँ पर ये डायोड हुआ। अब डायोड को टेस्ट करने के लिए हमारा जो डायोड के अंदर आप देखेंगे जहाँ माइनस लिखा है, माइनस वाले जो इसकी पिन है रेक्टिफायर की, उस पर हमने रखा मल्टीमीटर की रेड प्रॉप को, यानी कि इसको मान लीजिए पॉजिटिव, और रेड प्रॉप को हम यहाँ रखते हैं। रखने के बाद में हम यहाँ पर देखिए राइट से लेफ़्ट की तरफ सेकंड वाली पिन पर रखते हैं। तो ये जो है वो आप देखिए 500 जो बता रहा है वैल्यू। उसके बाद में जब हम यहाँ पर अगली पिन पर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पिन पे, तो ये 498 बता रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जब जो पिन है हमारी 4 नंबर या 4 नंबर, तो इस पर 918, यानी कि पूरे रेक्टिफायर का जुड़ के जो आपका वेरियर वोल्टेज होता है, या जो हमारा इसके अंदर वैल्यू है वो जुड़ के पूरे जंक्शन की ये बता रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं और जहाँ पर हमारा पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ पर हम रेड वाली प्रॉप को, और बाकी की पिनों पर लेफ़्ट से राइट की ओर अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने कि ये रखा रेड प्रॉप को पॉजिटिव वाले उस पर, और ब्लैक वाली को आपकी सेकंड नंबर पिन पे, तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए, जो कि नहीं बता रहा है। फिर उसके तीसरे नंबर पिन पे कुछ भी नहीं बता रहा है वैल्यू, जो कि नहीं बताना चाहिए सही कंडीशन में। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए उल्टे क्रम में, जो कि नहीं बता रहा है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ होती है, और आपको सेंटर की दोनों पिनों पे क्रॉस भी चेक कर लेना है, जो कि हमारा एसी इनपुट है, और इन पर आपको क्रॉस चेक भी कर लेना है। ठीक है, तो अभी की कंडीशन में जो चीज़ यहाँ पर चेक करने में आ रही है, अगर जो मैंने बताया तो वो अगर है तो रेक्टिफायर आपका जो सही है, ब्रिज रेक्टिफायर इस कंडीशन में आपका सही होता है। इसके बाद हमारी बारी आती है आगे बढ़ते हुए जो आपके कैपेसिटर हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर मल्टीमीटर को 200 के या 2000 के की रेंज पर रख के और प्रॉब को रखेंगे, तो जो रेड प्रॉब है वो उसकी पॉजिटिव पिन पे, और सिल्वर वाली जो पट्टी है उस वाली पिन पे आप जब रखते हैं मल्टीमीटर को, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। मतलब ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है स्लोली। तो ये चार्ज हो रहा है मतलब कि ये सही है। और जब हम इस प्रॉब को पलट देते हैं, यानी कि इसके माइनस वाले पिन पर रेड प्रॉब और पॉजिटिव वाले पे माइनस रखते हैं, ब्लैक प्रॉब रखते हैं, तो ये देखिए इसकी वैल्यू डाउन होती है, इसकी वैल्यू आपको डाउन होती हुई दिखेगी। मतलब ये कैपेसिटर अब ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरह जो इसकी वैल्यू ये डाउन हो रही है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखिए 8 के बाद में
इसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर को भी चेक करेंगे तो देखिए पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और इसके सिल्वर जो रिंग या पट्टी है उस वाले पे रखेंगे तो ये इसी प्रकार आपका कैपेसिटर जो है वो वैल्यू देखिए 9, 10 ऐसा बढ़ता जा रहा है, और वापस इसको रिवर्स लगाने पर इसकी वैल्यू ये देखिए ये डाउन हो रही है। तो एक बार कैपेसिटर मल्टीमीटर लगाने पर, सही लगाने पर, यानी पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे आपका ब्लैक प्रॉब या नेगेटिव लगाने पर एक बार आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, रिवर्स लगाने पर डिस्चार्ज होता है, तो कैपेसिटर सही है। अब बारी आती है इसके मॉसफेट चेक करने की, तो हम डायोड रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। के बाद में दोस्तों ये रहे हमारे मॉसफेट जो कि 13009 नंबर के हैं। अब इसको मैं आपको जूम करके बताऊंगा कि कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसमें टेस्टिंग के लिए आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पे जैसे कि मैंने बताया करना है, और यहाँ पर दोस्तों इसकी होती है पिन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर हम बढ़ेंगे तो पहले नंबर की पिन, 2 नंबर और 3 नंबर, दोनों आपके जो मॉसफेट है सेम है। तो इसमें जो 1 नंबर पिन है वो है बेस, 2 नंबर पिन जो है उसकी है कलेक्टर, और तीसरे नंबर की पिन जो होती है वो इमीटर होती है। तो अब इसको हम बताएंगे कैसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 नंबर पिन यानी कि बेस, और इसमें जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर और इमीटर पे बारी बारी से हम प्रॉब को रखेंगे, तो इसमें जो वैल्यू बताएगी वो हम दिखाएंगे। तो बेस पर रेड प्रॉब रखने पर और 2 नंबर पिन पर यानी कि कलेक्टर पर रखने पर देखिए ये 423 वैल्यू बता रहा है। उसके बाद में आप जैसे ही अगले उस पर रखते हैं यानी कि बेस टू इमीटर चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू कम आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। अब इसको रिवर्स में चेक करेंगे तो बेस पर ब्लैक प्रॉब रखेंगे और कलेक्टर पे जब रेड प्रॉब रखेंगे तो यहाँ देखिए वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। पर जैसे ही आप इसके बेस टू इमीटर चेक करते हैं तो ये बहुत लो वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि इस मॉसफेट के अंदर कोई ना कोई शॉर्टिंग हुई है। अब दूसरे मॉसफेट को चेक करेंगे, 1, 2, 3 नंबर पिन लेफ़्ट टू राइट, और 1 नंबर पिन पे हम रखेंगे रेड प्रॉब और दूसरे नंबर पिन यानी कि कलेक्टर पे रखेंगे हम ब्लैक प्रॉब। तो ये वैल्यू बता रहा है आपके 505, 506 के समथिंग। उसके बाद में बेस टू कलेक्टर जब चेक करते हैं तो ये बताता है 545, और यहाँ पर जब उल्टा चेक करते हैं तो ये वैल्यू बताता है कुछ भी नहीं, और इसके बाद में ये वैल्यू बताता है नॉर्मल आपकी 1299। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें जो मॉसफेट के अंदर देखने की मिली, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। तो ये देखिए हमारे पास नया मॉसफेट है, नए मॉसफेट को मैं ट्रांजिस्टर को चेक करके बताता हूँ। तो ये देखिए ये रेड प्रॉब मैंने रखा 1 नंबर पिन पे यानी कि बेस पे, और कलेक्टर पे रखता हूँ तो 503 वैल्यू बता रहा है, और बेस टू इमीटर जब चेक करता हूँ तो यहाँ पर 539 वैल्यू बता रहा है। और उल्टा जब चेक करते हैं बेस पे जब ब्लैक प्रॉब रखते हैं और कलेक्टर पे रेड प्रॉब, तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए, मतलब कि सही है। इसके बाद ये वैल्यू जो बता रहा है ये नहीं बता रहा है, मतलब कि सही है। और यहाँ बीच में भी रखकर हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू इस टाइप का कुछ भी लो वैल्यू नहीं बता रहा है। मतलब नए जो हमारा मॉसफेट है उसकी आप देख लीजिए वैल्यू पूरी हमने चेक कर ली, ये सही है, तो इस प्रकार शो करेगा। और अभी जो हमें इस मॉसफेट के अंदर जो भी हमें सिम्टम्स दिखें वो कहीं ना कहीं डाउटफुल, तो इनको हम निकाल कर सर्किट से चेक करेंगे। मॉसफेट को आयरन की सहायता से निकाल लेंगे। सोल्डिंग आयरन से आप इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस डी सोल्डिंग वायर की है तो आप डी सोल्डिंग वायर से निकाल लीजिए। दूसरे मॉसफेट को भी हम निकाल लेंगे, निकाल कर चेक करेंगे। तो मॉसफेट निकालने के बाद में इनको हम चेक करते हैं तो इसकी पिन नंबर 1 पर रेड प्रॉब और ये ब्लैक प्रॉब 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे अलग अलग रखते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू कम बता रही है। और जब रिवर्स में चेक करते हैं तो भी ये वैल्यू शो कर रहा है, और यहाँ पर भी ये वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कि ये मॉसफेट ख़राब है।
दूसरे मॉसफेट को चेक करते हैं तो इसके जो बेस है, बेस पर रेड प्रॉप को और उसके बाद में कलेक्टर यानी कि 2 नंबर पिन पर ब्लैक प्रॉप को, और यहाँ पर भी जो हमारा इमीटर है उस पर ब्लैक प्रॉप को रखते हैं 3 नंबर पिन पे। तो ये वैल्यू सही बता रहा है। आप ये देखेंगे कि हमारा बेस टू कलेक्टर जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पर जो हमें वैल्यू है वो कम दिखाई देगी, और यहाँ पर जो हमारा बेस टू इमीटर एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो कम होता है, तो हमारी वैल्यू ज़्यादा दिखा रही है। ठीक है दोस्तों, और रिवर्स लगाने पर ये नहीं बताना चाहिए। तो ये देखिए रिवर्स पर ये कुछ भी वैल्यू नहीं बता रहा है, मतलब कि एक मॉसफेट हमारा सही है और दूसरा मॉसफेट ख़राब है। जो ख़राब मॉसफेट है उसकी जगह दूसरा मॉसफेट लगाएंगे। और यहाँ हम देखिए दोस्तों, ट्रैक को मैंने लगभग इसके जो आप डीसोल्डिंग बिग से इसको साफ़ कर लीजिए अच्छे से, और मैंने इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम नए मॉसफेट के साथ में इसको लगाएंगे। लगाते हैं ये जो सही मॉसफेट था उसको, और एक जो हमारा नया मॉसफेट है उसको, और लगाने के बाद हम इसको सॉल्ड करेंगे। प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्ड करेंगे। नए मॉसफेट को लगा लिया है। इसके एक्स्ट्रा लेग को बहुत ही अच्छे से बारीकी से कट कर देंगे, और ये हमारा मॉसफेट लग के अब तैयार है। अब इसको हम लगाकर मेंस वायर में चेक करेंगे। लाइव और न्यूट्रल वायर को अभी हम टेस्टिंग लीड से जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हमने यहाँ कस देना है। ये हमने वायर को कस दिया है। अब इसको हम मेंस में लगाकर चेक करेंगे सीरीज लैंप पर। फाइंडिंग के बाद हमने मॉसफेट को ख़राब पाया, और लगाने के बाद में अब हम इसको मेंस से कनेक्ट करने जा रहे हैं। वायर को हमने यहाँ पर मेंस जहाँ पर लगता है मेंस वायर, वहाँ पे हमने टेस्टिंग लीड हमारी जो है उसको लगा लिया है। ये हमारे पास दोस्तों सीरीज लैंप है, ये हमारे सीरीज बल्ब है। सीरीज बोर्ड के थ्रू ही मैं कोई भी SMPS या कोई भी चीज़ें जो होती हैं आप देखेंगे मेरी वीडियोज़ में, पहले मैं रिपेयर करने के बाद लगाता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लगाकर इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको मेंस में लगाते हैं। मेंस लगाने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी सप्लाई में जो लाइट है वो लाइट ग्लो करने लगी है। यहाँ पर ये जो लाइट है ये ग्लो करने लगी है, कि मतलब सप्लाई हमारी सही हो गई है। ये सप्लाई पूरी तरह से बंद थी। दोस्तों हमारा ये जो SMPS सप्लाई है वो ओके हो चुका है, इसमें इंडिकेशन आ गए हैं। अब इसके हम DC वोल्टेज चेक करेंगे आउटपुट में। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सप्लाई है 5 वोल्ट की सप्लाई है, और 5 वोल्ट इसके 5.2 वोल्ट SMPS आउटपुट आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सप्लाई लगभग आपकी रिपेयर होके तैयार है, और इसको हम फाइनली पैक करेंगे। पैक करने के बाद में इसको हम आपको, सप्लाई हमारी रिपेयर हो चुकी है। इसमें फॉल्ट निकल के आया कि इसका ये मॉसफेट जो था वो शॉर्ट था, और इसको चेंज करने के बाद हमारी सप्लाई ठीक हो चुकी है। इसको मैं बॉक्स के अंदर कैसे पैक करेंगे और पैक करने में क्या सावधानी रखते हैं इसके बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताने वाला हूँ। दोस्तों ये इसका कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर नीचे आपको ये सेपरेटर होना बहुत ज़रूरी है। सेपरेटर कह लीजिए, इंसुलेटर कह लीजिए। हमारी ये जो SMPS की बॉडी है, हाउसिंग है, ये पूरी एल्युमिनियम की है, और इस एलॉय एल्युमिनियम की जो कैबिनेट है इसमें शॉर्ट सर्किट के लिए ये आपका सेपरेटर होना, शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए सेपरेटर होना ज़रूरी है, जो कि आपका बॉडी को और सप्लाई को इंसुलेट करता है। यहाँ पर जब आप इस सप्लाई को लगाने चलेंगे तो इस तरह आपको इसमें इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, इस तरह आपको इसमें इंसर्ट कर देना है, और इसको जो भी इसकी PCB है और इसके जो होल हैं इस पर आपको फिक्स कर लेना है। अब बारी आती है इसके मॉसफेट और रेक्टिफायर को कसने की। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंपोनेंट हैं इनको बॉडी से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये जो इसकी मेटल
जो है वो इस बॉडी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के आपके जो हीट प्रूफ वाले जो इंसुलेटर होते हैं वो यूज़ किया जाता है, जो कि कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए और कहीं से भी यहाँ पर लगाने के बाद इसमें इसकी जो बॉडी है उसमें टच नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या करते हैं, ये आपके मॉसफेट और इस हीट सिंक के बीच में इस तरह से लगाते हैं ताकि ये सेपरेशन क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पर सेपरेशन यहाँ पे हो गया और इसको यहाँ पर ये जो क्लैंप है, क्लैंप की सहायता से जैसे खोला था वैसे ही इसको टाइट कर देना है, कंपोनेंट लूज ना रहें इसके लिए ये, और हीट सिंक पर प्रॉपर तरीके से टाइट रहे ताकि हीट सिंक जो है अपना काम कर सके। इसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से कस देना है। तो ये हमारा जो सेपरेटर के साथ में, और ये हमने कंपोनेंट को इस पर टाइट कस दिया है। मैंने इसमें कंपोनेंट के ऊपर पहले से जो थर्मल पेस्ट होता है वो लगा हुआ है, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। आपके अगर कंपोनेंट नए हैं और इसमें थर्मल पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर पर भी हमें जो है इसी प्रकार से सेपरेटर लगाना है, और सेपरेटर लगाने के बाद में इसी प्रकार से हमें क्लैंप से इसको टाइट कर देना है। इसको टाइट कर देंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। लूज़ कांटेक्ट होने से हमारे कंपोनेंट हीट सिंक से दूर होते हैं और गर्म होकर ख़राब हो जाएंगे। और इसमें जो आपका थर्मल प्रोटेक्शन है वो तभी होता है जब ये प्रॉपर टाइट हो। तो इसको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लें। तो ये हमारा फाइनली जो भी है हीट सिंक कस गया। हीट सिंक के बाद में हमारी बारी आती है इन नटों को कसने की, जो कि इसमें मदरबोर्ड में हमने 4 नट यहाँ खोले थे। हमने मदरबोर्ड कस लिया है। मदरबोर्ड कसने के बाद में अब इसके लगाएंगे हम कैब, ऊपर के कैबिनेट के कैप को, फ़ैन को, फ़ैन का जो कनेक्टर दिया हुआ है वहाँ पर हम इसको लगा देंगे। कैप के नटों को भी हम प्रॉपर तरीके से कस लेंगे। दोस्तों अब हमने सप्लाई को पैक कर लिया है। पैक करने के बाद इसको हम लगाए हैं सीरीज बोर्ड से निकाल के डायरेक्ट। ये देखिए ये मेरा डायरेक्ट बोर्ड है जिसमें मैंने इसको लगाया है। लगाने के बाद में अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में देखिए कि मैं यहाँ वोल्टेज चेक करता हूँ, तो ये देखिए 5.2 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 5.2 वोल्ट आउटपुट में मेरे डीसी आ चुके हैं। तो इंडिकेशन अपना चालू हो गया है, सप्लाई रिपेयर ओके हो गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की जो भी सप्लाई है उसमें क्या फ़ॉल्ट आता है, और आने वाले एक तरह के फ़ॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी कोल्ड टेस्टिंग के मैंने सारे आपको तरीके बताए, जिसके आधार पर मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार की सप्लाई को अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो भले ही आपको लंबा लगे, आपको बड़े वीडियो टाइम में लगते हों, पर मेरा जो मेन काम रहता है वो ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाकर चीज़ों को समझा पाऊँ, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख कर और चीज़ों को रिपेयर करना सीखें। ना कि उन लोगों के लिए मेरे वीडियो रहते हैं केवल ख़ास जो लोग पूरी तरह से रिपेयरिंग जानते हैं, उन लोगों के लिए तो एक हिंट ही काफ़ी है जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में ही बता सकता हूँ। पर दोस्तों जो लोग नॉर्मली रिपेयरिंग अभी सीख रहे हैं या रिपेयरिंग जिनको अभी सीखना है, उनके लिए ये वीडियो रहता है जिसको देखकर ये आप इस टाइप की सप्लाइयों में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये प्रयास आपके लिए कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस प्रकार के अलग अलग टाइप की रिपेयरिंग और अलग अलग आइडिया जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं आपको देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।